दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है यूपी पुलिस होम गार्ड के लिए अंकित भाटी सर का जो मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। परीक्षा तिथि की बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम जो है आपका 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है। मॉडल पेपर की बात करते हैं तो आज का हमारा मॉडल पेपर तीसरा है। इससे पहले हम बात करते हैं पहला और दूसरा, दोनों मॉडल पेपर को सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं अब तक तो चैनल के इसी चैनल के जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, आज हमारा यह तीसरा रहेगा मॉडल पेपर। अगर हम बात करते हैं इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मॉडल पेपर है, अगर इसको डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ खुद सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा। आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ से हर एक पीडीएफ जो आपको ज़रूरत है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था। देखिए, बसाने वाला दूसरा है, किसकी स्मृति में, किसकी याद में बसाया गया था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया था। और बसाने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की जो है इसके याद में बसाया गया था। बसाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर शहर को। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। मौर्य वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो यह अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे बृहद्रथ हो जाएगा। ठीक है, अंतिम शासक बृहद्रथ हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे। जो कनिष्क है वह किस वंश से संबंध था इसका, कुषाण, हुड़, शुंग या फिर शक। कनिष्क की बात करते हैं तो यह कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कुषाण वंश के संबंधित थे, इसका संबंध जो है कुषाण वंश से। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कब किया था। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कब किया था, तो आप कहेंगे 1856 दिया गया है, 1845 है, 1838 है, 1859 है। तो अंग्रेज़ों ने जो अवध पर कब्जा किया था हड़प नीति के तहत किया था, यह कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1856 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या फिर बम्बई अधिवेशन में। तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है यह आपके बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में, तो आप कहेंगे बम्बई अधिवेशन में। बम्बई अधिवेशन कब हुआ था, अगर इसकी बात करते हैं तो आप कहेंगे 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए, और इसी के बाद जो है महात्मा गांधी आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किए थे। इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है दो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग है, एंडीज पर्वत है, आल्प्स पर्वत है। देखिए दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यह एंडीज पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, चिकनी मिट्टी में, चिकनी बलुई मिट्टी में, रेत में या फिर गाद में। तो आप कहेंगे पानी की अधिक मिट्टी जो पानी से पाई जाती है चिकनी मिट्टी में पाई जाती है, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी मुख्य फसल की बात करते हैं तो कपास होता है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है। पृथ्वी वायुमंडल के पहली परत कौन सी होती है, क्षोभमंडल, वायुमंडल, समतापमंडल या फिर मध्यम मंडल होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत की अगर हम बात करते हैं तो पहली परत होता है क्षोभमंडल। ठीक है, कौन होता है, क्षोभमंडल होती है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कह रहा है कि डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं।
डफला की बात करते हैं तो डफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बुम यह एक ही राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो आप कहेंगे डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बुम की बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? इनमें से बताना है पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। पाटली पहाड़ी है, मिज़ो पहाड़ियाँ है, नागा पहाड़ियाँ हैं या फिर मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, बताना है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी नहीं है हमसे पूछा है, तो आप कहेंगे पाटली की पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो यह पूर्वांचल की पहाड़ियाँ नहीं है, यह आपके दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया। अच्छा, कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है, किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह लिया गया है आपके किस संविधान से बात करते हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरलैंड से बात करते हैं तो डीपीएसपी भी आपका लिया गया, भाग संख्या 4 में जिसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है। अगर देश के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप को जो है किस मॉडल में जाना जाता है? तो आप कहेंगे सरकार के संसदीय स्वरूप की अगर बात करते हैं तो उसे वेस्टमिनिस्टर के रूप में जाना जाता है, वेस्टमिनिस्टर के रूप में। 13 के बाद आपके सामने देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य में कौन सा है जो संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? अच्छा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को? 56वां है, 14वां है, 25वां है, 42वां संविधान संशोधन। तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न पूछा गया 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार जो है किसके पास था? 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था, यह बताना है आपको। तो स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो प्रथम कैबिनेट शिक्षा का विभाग का जो प्रभार था यह थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, शिक्षा मंत्री थे। कह रहा है कि गन्ने से चीनी बनाना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? गन्ने से चीनी बनाना किस क्षेत्र में जाएगा? तो आप कहेंगे गन्ने से चीनी बना रहे हैं तो द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, कृषि की बात करते हैं तो पहला क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या होता है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप की बात करते हैं तो यह आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है। कौन सा? संरचनात्मक बेरोजगारी है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे मुद्रास्फीति से जो तात्पर्य हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तब उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। कोई वस्तु है या सामान है उसके मूल्य में अधिक से अधिक वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है तो उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है भारत में पहली बार 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था यह हमसे पूछा गया था। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके सामने, चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। चलिए आगे की बात करते हैं तो कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि रॉकेट का उड़ना
न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट उड़ रहा है तो न्यूटन का कौन सा नियम उसमें लगा है यह बताना है आपको। अगर रॉकेट उड़ रहा है तो उसमें न्यूटन का जो है तृतीय नियम होता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या हो जाएगा, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, सतह के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा है तो पृथ्वी के केंद्र की अगर बात करते हैं तो उसका जो भार होता है, वस्तु का भार, वह शून्य होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे जो हैं किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह उदाहरण होता है अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण होता है। ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण होती हैं, तो आप कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे का। एलपीजी के मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। जो घर में गैस उपयोग किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं, तो कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की गैस भरी जाती है, ब्यूटेन और प्रोपेन की। चलिए आगे बात करते हैं 24 नंबर के बाद। देखिए 25 नंबर का आपके सामने प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि आपसे प्रकृति रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो यह बहुलक पूछा गया है तो आप कहेंगे आइसोप्रीन का है। किसका है, आइसोप्रीन का हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव शरीर में रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक हो जाएगा। ऊतक की बात करते हैं तो यह तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अभी हमने ऊपर बता के आया है तो आप कहेंगे काली मिट्टी जो है कपास के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने 27 के बाद। देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा भारत में। तो सबसे ज़्यादा अगर गेहूं की बात करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर बुक कहाँ से प्रकाशित होती है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह होता है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। कौन सा हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी वाला ऑप्शन। 30 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। यह प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है। पीली क्रांति कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे पीला होता है। पीला होता है। एक सरसों भी आती है आपकी पीली कलर की, तो आप कहेंगे तिलहन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, सरसों आपकी पीली कलर की होती है, तो उससे याद रखेंगे तो आप कहेंगे इसका जो संबंध हो जाएगा तिलहन से संबंध हो जाएगा। चलिए ब्याज की दर बढ़ने पर सामान्य प्रभाव क्या होता है। अगर ब्याज की दर बढ़ रही है तो सामान्य प्रभाव क्या होता है, तो आप कहेंगे बचत बढ़ती है। अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है तो बचत भी बढ़ती है। इसमें पूछा जा रहा है आपके सामने, कह रहा है कि वस्तु कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रमुख कमी क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कमी क्या थी, यह बताना है। तो आप कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कमी जो थी, दोहरी संयोग की आवश्यकता थी। ठीक है, दोहरी संयोग की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शाख का महत्व क्या होता है। शाख का महत्व क्यों होता है, यह बताना है आपको। शाख की महत्व की अगर हम बात करते हैं तो यह होता है आपका ऋण प्राप्त करने के लिए। शाख का महत्व क्यों होता है, ऋण प्राप्त करने के लिए, कर्ज प्राप्त करने के लिए। सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम की बात करते हैं, एमएस एमई क्षेत्र का महत्व क्या होता है। एमएस एमई की बात करते हैं, इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो क्षेत्र होता है यह होता है रोजगार सृजन और आर्थिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। अच्छा, कह रहा है कि रेड डेटा बुक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, यह हमसे पूछा गया है। रेड डेटा बुक की अगर हम बात करते हैं प्रकाशित होने की, तो यह होता है आपका किससे होता है, IUCN से होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं।
पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस की बात करते हैं कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को और क्या मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। साइलेंट वैली की अगर हम बात करते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली आपका स्थित है, यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आप कहेंगे यह पारित किया गया था 1986 में। ठीक है, कब किया गया था? 1986 में, 9 नवंबर 1986 को यह पारित किया गया था। कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताज महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। अगर इसकी बात करते हैं तो ताज महोत्सव फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला क्या कहा जाता है? सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जो मेला लगता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, कहाँ आयोजित होता है? कहाँ आयोजित होता है अगर इसकी बात करते हैं, यह बहराइच में लगता है। गाजी मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाला जो प्रसिद्ध मेला है यह बहराइच में लगता है। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? नौचंदी का मेला अगर पूछा गया है तो यह आप कहेंगे कहाँ लगता है, तो नौचंदी का मेला आप कह सकते हैं यह लगता है मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में। अगला प्रश्न है कि भातखंडे संगीत संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह आपके लखनऊ जिले में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्य भूमिका किसकी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन व्यक्ति हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इसकी हम बात करते हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी होते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है विद्या वाहिनी योजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? विद्या वाहिनी योजना की अगर हम बात करते हैं तो यह कंप्यूटर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश की जो कल्प योजना है किससे संबंधित है? कल्प योजना की बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा गया है कि संजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ है? संजीव गांधी पूछा गया है, संजय गांधी, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आप कहेंगे यह स्थित आपके कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मार मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में मार मृदा पाई जाती है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में जो है मार मृदा पाई जाती है। कहाँ? बुंदेलखंड में। मार मृदा को दूसरे नाम से कहा जाता है, क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो यह ललितपुर में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम की कुछ मात्रा पाई जाती है। 52 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना कौन कौन है? केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? केन और बेतवा। तो अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह किसके दो राज्यों के हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बनाई गई हैं। दोनों के राज्यों के संयुक्त परियोजना है। नायब तहसीलदार किसके अधीन कार्य करते हैं? जो नायब तहसीलदार होते हैं
किसके अधीन काम करते हैं? तो आप कहेंगे यह तहसीलदार के अंदर काम करते हैं, नायब तहसीलदार। अगला प्रश्न है कानून गो का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून गो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, कानून गो का मुख्य कार्य क्या होता है? लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। अगला प्रश्न है कि मंडल स्तर का प्रमुख कौन होता है? मंडल स्तर का प्रमुख कौन होता है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका आयुक्त होता है। मंडल स्तर का प्रमुख कौन होता है? तो आयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। कह रहा है जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? ज़िले में अगर कानून व्यवस्था बनाने की अंतिम जिम्मेदारी होती है तो यह डीएम की होती है। किसकी होती है? डीएम की होती है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। डीएम किसमें? जिलाधिकारी दिया है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं यह पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी होते हैं। पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर विशेष सुरक्षा बल की बात करते हैं UPSSF, ठीक है, यह इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 2020 में हुआ था। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करते हैं तो 1076 जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुलिस महानिरीक्षक आईजी के पद का रैंक चिन्ह क्या होता है? आईजी के पद का रैंक चिन्ह क्या होता है? अगर इसकी बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं आईजी की, तो इनका चिन्ह जो होता है क्रॉस हुई तलवार और डंडा तथा एक तारा होता है। ठीक है, यह होता है आईजी का एक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिए ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम चौकीदार की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो किसके द्वारा की जाती है? तो यह किया जाता है जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ग्राम चौकीदार की। 62 नंबर का प्रश्न है पीएससी का मुख्य कार्य क्या होता है? पीएससी का मुख्य कार्य क्या होता है? पीएससी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य होता है दंगे या फिर वीआईपी सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा से पुलिस की मदद करना होता है पीएससी। चलिए अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लैब का मुख्य केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लैब का मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो यह है आपके कहाँ? लखनऊ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? भारत में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है रेड कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? भारत में जो खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाली एजेंसी हो जाएगी वह कौन सी होती है? तो आप कहेंगे आईबी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न, इसकी हम बात करते हैं। ठीक, इसमें पूछा गया है कि रा का मुख्यालय, रा का मुख्य कार्य क्या होता है? रा का मुख्य कार्य की अगर हम बात करते हैं तो यह होता है, आप कहेंगे विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना। और खुफिया जानकारी भारत में, अगर भारत के अंदर खुफिया जानकारी एकत्रित करने की एजेंसी पूछा जाएगा तो आईबी होता है। और भारत के बाहर विदेश की बात करते हैं तो वहाँ कौन सा होता है? रा होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद अब एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बन सकता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन बन सकता है, यह आपसे पूछा गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह बनाया जा सकता है इस समय के भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त जो होते हैं न्यायाधीश, जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं वही बन सकते हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए 23 मिनट हो गए।
ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम की कौन सी धारा मानवाधिकार न्यायालयों के गठन से संबंधित है। मानवाधिकार न्यायालयों के गठन से संबंधित है, कौन सी धारा है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह धारा आपकी कौन हो जाएगी? धारा 30 में बताया गया है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन जो है धारा 30 में बताया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 69 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो आप कहेंगे यह सौंपा जाता है केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग जो है अपनी रिपोर्ट को जो है हर वर्ष केंद्र सरकार को सौंपते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो आप कहेंगे इसकी सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स नाम जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि एशियाई बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा यह मनीला में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? मनीला में हो जाएगा। किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे फिलीपींस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि ब्रिक्स में यस का अर्थ क्या होता है? ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में यस का अर्थ होता है साउथ अफ्रीका। क्या होता है? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार कौन व्यक्ति किए थे? तो आप कहेंगे जॉन लोगी बेयर्ड थे। जॉन लोगी बेयर्ड। प्रसिद्ध कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं? हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की अगर हम बात करते हैं तो यह किसकी रचना हो जाएगी? तो यह आप कहेंगे रचना किसकी है? बाणभट्ट द्वारा रचित है हर्षचरित और कादम्बरी। कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इंटरनेट ब्राउज़र से संबंधित है? इंटरनेट ब्राउज़र से संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए आप कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे बुकमार्क जो है इंटरनेट ब्राउज़र से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्यूरेशन की बात करते हैं। क्यूरेशन का अर्थ क्या होता है? कंटेंट क्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना होता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया है। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे फेसबुक पे जो आप शो देख रहे हैं तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो यह किया जाता है फेसबुक वॉच पे। कहाँ वॉच करते हैं? तो आप कहेंगे फेसबुक में। फेसबुक से संबंधित है, फेसबुक में जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 से। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, यह पारित हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था और 2006 में जो है लागू हुआ था। 2005 में पारित हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। कह रहा है निर्भया कांड कब स्थापित हुआ था? निर्भया फंड।
निर्भया फंड कब स्थापित हुआ था, यह आपसे बताया पूछा जा रहा है। तो निर्भया फंड की अगर हम बात करते हैं तो 2013 में इसकी शुरुआत होती है। कब हुआ, स्थापित हुआ था निर्भया फंड, तो 2013 में। कह रहा है कि सूखे को मापने का सूचकांक क्या होता है। सूखे को मापने का सूचकांक क्या होता है, इसकी बात करते हैं। सूखे को मापने के लिए पामर सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है। अगर भारत में सुनामी आ रहा है तो चेतावनी केंद्र कहाँ से आपको जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे इसकी जानकारी जो मिलती है हैदराबाद से मिलती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन बी वाले में दिया है। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद ODOP की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हाल ही में जोड़ी गई नई तरुण प्लस श्रेणी में अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है। तरुण प्लस योजना के तहत अधिकतम कितना कर्ज दिया जा सकता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा, अगर अधिकतम की बात करते हैं तो यह दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए। ऑप्शन डी वाले में दिया है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नियमित टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा नया पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो आप कहेंगे इसको लॉन्च किया गया है यूविन के नाम से। कौन सा है, यूविन। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का अधिकार आदर्श वाक्य क्या है। 2015 में शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसका वाक्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका, अगर बात करते हैं ऑप्शन पे चलें, मृदा स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य जो है मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शुरू किए गए थे। इसके आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो आदर्श वाक्य क्या था, स्वास्थ्य धारा होता है। क्या होता, स्वास्थ्य धारा। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य धारा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 92 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत की कुल साक्षरता दर क्या थी। तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, 74.04% थी। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। अधिकतम साक्षरता वाला केरल है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे न्यूनतम की बात करते हैं तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार का रेशियो कितना हो जाएगा, 61.08%। इतने लोग पढ़े हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशत में कौन है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, जहां सबसे अधिक जनसंख्या रहती है नगर के हिसाब से। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। पंकज आडवाणी की बात करते हैं का संबंध किस खेल से है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे पंकज आडवाणी का संबंध जो हो जाएगा बिलियर्ड्स और स्नूकर से है। कह रहा है कि हाफ कोर्ट शब्द किस खेल में संबंधित है। हाफ कोर्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है, हाफ कोर्ट। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, सभी को पता हो जाएगा फुटबॉल से है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, यह आपसे पूछा गया है कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं।
कह रहा है कि कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं, तो यह एक टीम की बात करते हैं तो वह कितने खेले जाते हैं, तो आप कहेंगे 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है प्रश्न आज का समाप्त होता हुआ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेस्ट वाला 223 फिर 224 यह सर्च कीजिएगा, PDF यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।